Hello friends, this is Mamit Jain. I am an advocate and assistant professor. टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मेरा जो टॉपिक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं वो है हमारा सीआरपीसी में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, जनरली जो सीआरपीसी में बिगनर्स हैं, तो ये जो मेरा लेक्चर है उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सीआरपीसी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा, चूँकि एक प्रोसीजर लॉ है और हम कंफ्यूज रहते हैं शुरू में ही कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। हम कंफ्यूज होते हैं कि एफआईआर किन मामलों में होता है और कंप्लेंट किन मामलों में होता है। तो कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वो पूरे सीआरपीसी को फिर समझ नहीं पाते हैं। तो यदि हम ये कंसेप्ट क्लियर कर लें आज के लेक्चर में, तो कहीं ना कहीं आपको सीआरपीसी को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑफेंसेस हैं उनके कुछ क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, जैसे एक कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में, जिन्हें हम संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध बोलते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमने बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का किया है और एक क्लासिफिकेशन हमने कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का किया है। लेकिन आज हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध से भी जानते हैं। देखिए, यदि मैं बात सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, यानी कि जिन्हें हम गंभीर अपराध मानते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस ग्रीवियस नेचर के होते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली वो कम गंभीर होते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि किन ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल माने और किन ऑफेंसेस को हम नॉन कॉग्निजेबल माने। तो देखिए, इस बात को मैं बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, हमारे सीआरपीसी में लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 1, अनुसूची 1, और उसमें दो क्लास दिए हुए हैं, क्लास ए और क्लास बी, क्लास 1 और क्लास 2। तो जरा ध्यान देंगे कि जो शेड्यूल में क्लास 1 है उसमें आईपीसी के ऑफेंसेस की पूरी लिस्ट दी हुई है। और उसमें यानी कि जब हम शेड्यूल 1 में क्लास 1 देखेंगे तो उसमें पूरे आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी लिस्ट दी हुई है और उनके आगे उनके पनिशमेंट बताए हुए हैं। और ये जब हम उसके फोर्थ कॉलम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आईपीसी में वो पर्टिकुलर ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। यानी कि सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में जो फर्स्ट क्लास है उसमें एक्सप्रेसली आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में बताया हुआ है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो यहाँ पर हमें ये लॉजिक लगाना ही नहीं है कि किस ऑफेंस को आईपीसी के किस ऑफेंस को हम संज्ञेय माने और किसको असंज्ञेय माने। फिर मसला ये आता है कि चूंकि आईपीसी एक पेनल लॉ है, दंड विधि है, तो चलिए हम यहाँ तक तो बात समझते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आईपीसी के अलावा कोई पेनल लॉ नहीं है। अब ऐसा हो सकता है जैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट है, और भी ऐसे बहुत सारे पेनल लॉज हैं आईपीसी के अलावा। तो ऐसे में यदि इन स्पेशल लॉज में यदि कोई ऑफेंस किया गया है तो ये ऑफेंस क्या माने, ये कॉग्निजेबल होंगे या नॉन कॉग्निजेबल होंगे। तो वहाँ पर भी उन स्पेशल लॉज में एक्सप्रेसली ये बात बताई होगी कि ऐसा पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन अब मसला ये आ सकता है कि यदि किसी स्पेशल लॉ में, यानी कि वो आईपीसी नहीं है, उसके अलावा कोई पेनल लॉ है, तो उसमें यदि एक्सप्रेसली ये बात नहीं बताई है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो अब हम ये इसके लिए एक जनरल रूल फॉलो करेंगे जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में क्लास 2 में दिया हुआ है। और उसमें सिंपली ये बताया हुआ है कि यदि 7 ईयर्स या 7 ईयर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यदि 7 साल से ज़्यादा तक, 7 साल से ज़्यादा का यदि कोई इम्प्रिजनमेंट दिया गया है जो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, तो ये ऑफेंस माना जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस और ये सेशन ट्रायबल होगा। फिर समझिए इस बात को कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है, 7 ईयर्स की बात नहीं करूंगा मैं, वो 7 ईयर्स से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर डेथ पेनल्टी तक हो सकता है, तो ये ऑफेंस क्या माना गया है, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और ये सेशन ट्रायबल होगा। फिर मैं इसमें एक और बात बताई हुई है कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल से लेके, यानी कि हम इसमें 3 साल को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 साल से लेके 7 साल तक का है, तो भी ऐसा जो ऑफेंस है ये माना जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये मजिस्ट्रेट ट्रायबल होगा। यानी कि इस बात को आप पूरा फोकस कर लीजिए कि 3 साल से लेके डेथ पेनल्टी तक का जो जिसमें इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी दी जा सकती है वो
कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसका भी हमने ये डिवाइड कर दिया कि 7 साल से ऊपर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी हो सकता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है, लेकिन वो सेशन ट्रायबल है। और यदि 3 साल से लेके 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है किसी ऐसे ऑफेंस में तो वो भी कॉग्निजेबल होगा, लेकिन वो मजिस्ट्रेट ट्रायबल होगा। और फिर हम बात करें जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि असंज्ञेय अपराध है, फिर वो क्या हुए, तो फिर वही बात कि यदि शेड्यूल 1 है उसमें क्लास 1 में 4th कॉलम में एक्सप्रेसली बता रखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो जहां ये लिखा है कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो आप उसे नॉन कॉग्निजेबल मान लीजिए। और ऐसी ही आईपीसी के अलावा यदि कोई स्पेशल लॉ में एक्सप्रेसली बताया हुआ है कि ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो आप उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे। लेकिन कहीं किसी स्पेशल लॉ में भी एक्सप्रेसली ये बात नहीं लिखी है तो फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होगा, तो फिर आप शेड्यूल के क्लास 2 में जाएं और उसमें ये बात लिखी है कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से कम का है, 3 साल नहीं 3 साल से कम का है, तो ऐसा ऑफेंस क्या माना जाएगा, असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप इस बात को भी जानें कि जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसे सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए जो संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसे सीआरपीसी के सेक्शन 2C में डिफाइन किया है जो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। और यदि हम नॉन कॉग्निजेबल की बात करें तो उसे सीआरपीसी के सेक्शन 2L में डिफाइन किया हुआ है। और इसमें बेसिक अंतर ये है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें एफआईआर ही लॉज होती है। इस बात को बड़ा फोकस करेंगे क्योंकि मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, तो इस बात को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो ऑफेंस कॉग्निजेबल है उसमें केवल एफआईआर ही लॉज होते हैं, जनरल रूल हमारा। लेकिन कंडीशनल केस में उसमें कंप्लेंट भी हो सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पे आप सेक्शन 154 सीआरपीसी में एक एफआईआर लॉज करा सकते हैं। और एफआईआर लॉज होने के बाद देखिए इस बात को समझिए कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें पुलिस को हमने पावर दी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट यानी कि विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसी ही एफआईआर लॉज होती है कॉग्निजेबल मैटर्स में तो जो पुलिस ऑफिसर हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मूव कर सकते हैं और विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकते हैं। और यदि और देखिए इस बात पे भी फोकस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होगी, तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो इसकी एक रिपोर्ट भी आएगी, तो इसी को हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। और ये पुलिस रिपोर्ट यदि एक्यूज के फेवर में आती है तो इसे हम बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट, और यदि एक्यूज के अगेंस्ट आती है तो उसे बोलते हैं चार्जशीट। और फाइनली सेक्शन 173 क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जो पुलिस रिपोर्ट होगी वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को, कौन से मजिस्ट्रेट को, जो सेक्शन 190 क्लॉज 1 में कॉग्निजेंस या संज्ञान लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनको वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। और यदि मामला असंज्ञेय मामला है तो आप ये मानिए कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर लॉज नहीं होती है। उसमें सेक्शन 155 क्लॉज 1 में एनसीआर होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि जब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे एक असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना देने के लिए, तो जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उसे एफआईआर नामक रजिस्टर में उसे रिकॉर्ड ना करके एक दूसरा रजिस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इस रजिस्टर में वो एनसीआर रिकॉर्ड करेंगे और इन्फॉर्मर को डायरेक्शन देंगे कि आप सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाए। क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं होती कि वो विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर या विदाउट वारंट इन्वेस्टिगेशन करें या एक्यूज को अरेस्ट करें। तो जैसी ही एनसीआर यानी कि असंज्ञेय मामलों में रिपोर्ट लिखाई जाती है तो रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मर को डायरेक्शन देंगे सेक्शन 155 क्लॉज 1 में कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट या परिवार लिखवाएं, ताकि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर यदि हमें पुलिस ऑफिसर्स को कोई ऑर्डर देते हैं तो फिर उसका कंप्लाइंस किया जाएगा। और देखिए जब कंप्लेंट होती है तो जनरल रूल मैंने आपको क्या बताया है कि कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर होगी और नॉन कॉग्निजेबल मैटर में क्या होगा, वो होगा परिवाद या कंप्लेंट। और कंप्लेंट को जो डिफाइन किया हुआ है वो सेक्शन 2D में किया हुआ है, यानी कि एफआईआर हमेशा ही पुलिस स्टेशन में होती है और जो कंप्लेंट होती है वो हमेशा ही मजिस्ट्रेट के पास होती है। और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि यदि कॉग्निजेबल मैटर है तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट या विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर अरेस्ट भी कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल मैटर में जो
पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर या विदाउट वारंट न तो अरेस्ट कर सकते हैं और न ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यहीं तक रहेगा। बाकी हमारी एक नेक्स्ट वीडियो पे हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।